नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। अगर आप स्पेशली कर रहे हो एचपी टेट प्रिपरेशन, साथ में सी टेट, या फिर आपके पास कोई भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे आपके पास टीजीटी आर्ट्स कमीशन हो या पीजीटी में आपके पास बीएड सेक्शन है, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख कर जाना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ एचपी टेट की, एचपी टेट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सी टेट में आपके मिल सकते हैं, टीजीटी आर्ट्स कमीशन, और आपके पास यहाँ पर मेडिकल नॉन मेडिकल सभी की मैं बात कर रहा हूँ। जीबीटी टेट आपके पास हो गया, टीजीटी टेट हो गया, मेडिकल नॉन मेडिकल टेट आपके पास हो गया, चाहे कमीशन हो गया, इवन पीजीटी आपके पास, वहाँ तक प्रश्न आपके बनते हैं। अगर आप नेट की तैयारी करो, यूजीसी नेट में एजुकेशन का जो पेपर आता है, वहाँ से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन सीधे तौर पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला प्रश्न आप देख लीजिए। अगर आपके पास प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा आपके पास कठिन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिलता है, तो किस लेवल तक आपके जा सकता है। पहला प्रश्न अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्लासरूम बेस्ट इलुस्ट्रेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अधिगम की बात की गई है हिंदी में। इसमें कुछ स्टूडेंट आपके पास हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको निस्संदेह समझ में नहीं आएगा, तो हिंदी में आपको मैं बता दूंगा। हिंदी में हालांकि यहाँ पर अवेलेबल भी है, हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। अध्यापन और अधिगम हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए सब निम्नलिखित में से कौन सा क्लासरूम सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर अध्यापन और अधिगम हेतु जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, उसके प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त आपके क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए। क्लासरूम वेल डेकोरेट विद पिक्चर्स, चार्ट्स एंड मैप, classroom provided with PC and CCTV connections, classroom provide with the electricity supply for using गैजेट्स। ऑप्शन डी आपके पास ए और बी। तो यानी कि आपके पास अगर हम देखें, अध्यापन और अधिगम हेतु अगर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो क्लासरूम के लिए इसमें सबसे बेहतर क्या हो सकता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इस ऑप्शन में सबसे बेहतर जो ऑप्शन आपके पास जो देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्या था, क्लासरूम वेल डेकोरेटेड विद पिक्चर्स, चार्ट्स एंड मैप। बहुत अच्छी बात है, क्लासरूम जो है चित्रों, चार्ट और नक्शों से पूर्णतः सुसज्जित आपके होना चाहिए, ताकि उसमें जो आपकी बोरता आपके पास ना देखने को मिले, बोर आप स्टूडेंट ना हो। इस तरह से आपके पास पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें, क्लासरूम जिसमें कि पीसी और आपके पास सीसीटीवी कनेक्शन हो, ये भी बिल्कुल आपके सही है, जो कि टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग में आपके पास महत्वपूर्ण क्या देखने को मिलता है, पीसी आपके पास होना चाहिए, सीसीटीवी कनेक्शन होना चाहिए, जो कि सिक्योरिटी के लिए भी आपके देखने को मिलता है। थर्ड की अगर हम बात करें, एक क्लासरूम जिसमें विद्युत उपकरणों के प्रयोग के लिए एक विद्युत सप्लाई का प्रबंध हो, क्लासरूम प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर यूजिंग गैजेट्स। यहाँ पर सी भी आपके ठीक देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन आपके पास है नहीं दो। यहाँ पर आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको ए और बी को आपके पास प्रमुखता आपको देनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी के लिए। अब जरूरी नहीं कि आपके पास विद्युत सप्लाई हो। आप आजकल आपने क्या देखा है, पीसी की जगह लैपटॉप है, तो लैपटॉप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास गैजेट्स होने आवश्यक है, बजाय कि विद्युत सप्लाई की। विद्युत सप्लाई तो वैसे तो आपकी आवश्यकता रहती है, लेकिन आपके पास नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास इस तरह के गैजेट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके पास पिक्चर है, चार्ट्स है, मैप, ये तो होना ही चाहिए। इसके लिए विद्युत सप्लाई की आपकी आवश्यकता नहीं है। रोशनदान वाला कमरा आपके पास होगा तब भी चल पड़ेगी बात। तो यानी कि सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी है। बोथ ए और बी आपकी सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न आपके पास है, रिजर्व द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट वॉज द डिक्टम्स ऑफ। यानी कि सामान्य अभ्यास को बदलकर आप लगभग सदैव सही कर रहे होगे, यह किसका सिद्धांत था। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर प्लेटो है, रूसो है, महात्मा गांधी है, और आपके पास जॉन डेवी है। महत्वपूर्ण है तीनों, चारों आपके पास बड़े महत्वपूर्ण हैं, प्लेटो, रूसो, महात्मा गांधी और आपके पास जॉन डेवी। तो इसमें अगर हम बात करें, तो आपके पास सामान्य अभ्यास को बदलकर और आप लगभग सदैव सही कर रहे होंगे, ये सिद्धांत किसने दिया था। ये आपके पास डायरेक्ट एक कोट आपके लिया गया है, रूसो का आपके पास है। निस्संदेह आप में से बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो इसको अगर पॉसिबल होगा तो याद रख लेना, बाकी नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न आपके पास है, सहसंबंध गुणांक कहीं से कहाँ तक आपके पास पड़ता है। तो सहसंबंध आपके पास पूछा है, द आपके पास कोएफिशिएंट और कोरिलेशन लाई फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक आपके पास रहेगा। सीधे तौर पर इसको याद रखना, ये देखने को मिलेगा आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है, +1 से लेकर आपके पास टू -1। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके ये सही देखने को मिलेगा। ये आपको लगेगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। कई बार आउट ऑफ सिलेबस इस तरह के प्रश्न आपके पास देखने को मिल जाते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च टूल। तो यहाँ पर हिंदी में अगर इसमें बात करूँ, अनुसंधान उपकरणों की जो विश्वसनीयता है
और जो वैधता है, इसके बीच में संबंधों के प्रति जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके पास सही है, ये आपने बताना है। तो अगर आपके पास बात करें हम, आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन रिलेबिलिटी, तो आपके पास रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रिसर्च टूल में हम देख रहे हैं तो सबसे जो उपयुक्त आपके पास होगा ऑप्शन, अगर आप यहाँ पर बी देख पा रहे हो, अ वैलिड टेस्ट मस्ट बी रिलायबल। तो वैलिड जो टेस्ट होगा यानी कि एक वैध प्रशिक्षण होगा या परीक्षण होगा, वो हमेशा आपके पास विश्वसनीय देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही है। अगर आपके पास साइकोलॉजी चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन डिफिकल्ट रहा तो कुछ इस तरह का होगा, इससे डिफिकल्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम, तो ये जो देखने को मिलता है क्वेश्चन 5 हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूँ, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का जो प्रतिपादक है वो कौन देखने को मिलता है, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम कि कौन इसके जो आपके पास प्रतिपादक रहेंगे, यानी कि एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम जो आपके पास किसके द्वारा दिया गया है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का जो प्रतिपादक है वो आपके कौन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो ये आपके पास जॉन डेवी बिल्कुल आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉन डेवी आपके पास जो है क्या है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के जो प्रतिपादक आपके ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 आपके पास करेक्ट ये मैच करनी है, तो यहाँ पर इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके पास सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और जिस चीज़ सही उत्तर है उसमें से आपके इसको चयन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, करो और सीखो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग किसके द्वारा दिया गया है, सीधे तौर पर आपके पास यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। नो एजुकेशन एम्स किसने आपके कहा है, नो लॉफ्टी एजुकेशन एम्स किसने कहा है, रियलाइजेशन ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस किसने कहा है, वर्ड इज इट इज़ हेयर एंड नाउ, ये किसकी आपके पास एक कोटेशन के रूप में आपके देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें सही ऑप्शन आपके पास कौन सा बैठता है। तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि 1 का 3 के साथ आपके पास बन रहा है। जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रैग्मेटिज्म से संबंधित है, प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारवादी आपके पास व्यवहारिकता से संबंधित है। करो और सीखो, व्यवहारिक रूप से आप किसी काम को कर रहे हैं और उसको आप सीख रहे हैं, तो व्यवहारिकता का अनुभव आपके हो रहा है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, नो लॉफ्टी एजुकेशन एम यानी कि आपके पास उच्च शैक्षिक उद्देश्य ना होना, ये किससे संबंधित है, तो ये आपके पास ये है प्रकृतिवाद से। तो यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं होता, प्रकृति के अंदर जब आप रहते हो, नेचर के साथ आप रहते हो, यहाँ पर कोई उद्देश्य आपके पास, शैक्षिक उद्देश्य आपके पास नहीं होता है। तो उच्च शैक्षिक उद्देश्य ना होना ये प्रकृतिवाद से संबंधित है। इसके अलावा आपके पास रियलाइजेशन ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस, इसके अगर हम बात करें तो सत्य सौंदर्य और अच्छाई की जो प्राप्ति है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है आदर्शवाद में। तो आपके पास आइडियलिस्टिक में आपके पास ये देखने को मिलती हैं, तो सी का आपके पास 2 के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम डी की हम बात करें तो डी आपके पास क्या है, वर्ड इज इट इज़ ए हेयर एंड नाउ, तो ये किसके साथ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपके पास जो इसमें 4th है रियलिस्टिक, आपके पास यथार्थवाद से ये संबंधित आपके देखने को मिलता है। तो यथार्थवाद से संबंधित आपके पास कौन सा रहेगा, ऑप्शन 4th रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट वाला था 6 का ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके ये सही होगा। वीडियो को एक बार आप जो है बिल्कुल इसको रोक कर देख लेना अगर आपको इसको रोक कर देखना होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964 से लेकर 1966 के अंदर जो आपके पास एजुकेशन कमीशन है जिसको शिक्षा आयोग आपके पास रिपोर्ट का एक शीर्षक दिया गया। तो यानी कि आपने बताना है कि शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक इसमें से क्या है। ऑप्शन आपके पास है लर्निंग विदाउट बर्डन, एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, यहाँ पे एजुकेशन एंड द पीपल ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा आपके पास शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964 से लेकर 66 के बीच में जो आपकी रिपोर्ट आपकी पेश की गई उसको क्या आपके पास शीर्षक दिया गया, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें जो आपके पास क्या था, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास यानी कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। आपके पास जो एजुकेशन कमीशन 1964 से लेकर 66 कोठारी कमीशन के नाम से उसको आप जानते हो, तो इसका शीर्षक शिक्षा और आपके पास राष्ट्रीय विकास आपके देखने को मिलेगा, यानी कि आपके पास एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इसका शीर्षक आपके देखने को मिलता है। रिकॉग्नाइजिंग द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन ए करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सीक्वेंस के अंदर आपके पास इसको देखना है। विवरणात्मक अनुसंधान की जो है सोपानों को अगर हम क्रम में लगाए तो ये किस तरह का क्रम आपके पास बैठेगा वो आपसे पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास ऑप्शन जो आपके पास डी दिया है 3, 6, 1, इस तरह से आपके पास पहला आएगा। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास 3 आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद आपके पास 6 आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेटिकल, उसके बाद फर्स्ट आएगा, कलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ डाटा, उसके बाद सेकेंड आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, उसके बाद आपके पास 4 देखने को मिलेगा, अरेंजिंग ऑफ जनरलाइजेशन, उसके बाद आपके पास लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो ये आपने एक सीक्वेंस आपने लगाना है। अगर हम वितरणात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम बात कर रहे हैं, उसका आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसमें एक सीक्वेंस किस तरह से आपके पास देखने को मिलेगा, एक सही सीक्वेंस इसका किस तरह से होगा। हिंदी मीडियम वाले, अगर आपने हिंदी मीडियम वाले देखना होगा तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट आप सीधे तौर पर ले सकते हैं। जो आपकी क्वेश्चन अभी हमने देखे उसका अगर आपने हिंदी अनुवाद देखना होगा तो यहाँ पर आप देख लेना। बाकी वैसे मैं आपके पास साथ साथ आपको मैं बता के चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द आउटवे व्यू ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज। यानी कि आपके पास सीधे तौर पर जो आपके पास प्रश्न पूछा गया है कि व्यू आपके पास क्या रहेगा एजुकेशन एंड सोशल चेंज के ऊपर, आपके पास क्या है आपके पास व्यूज़। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि यानी कि निम्नलिखित में से आउटवे या जो शिक्षा और आपके पास सामाजिक परिवर्तन संबंधी कौन सा विचार आपके पास था, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधे तौर पर आपके पास जो आपके पास ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही है। एजुकेशन चेंज एंड सोशल चेंज आर इंटरडिपेंडेंट बट विच इज द कॉज एंड विच इज द इफेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके पास सही था। ये कौन कहते हैं, ये आपके पास ऑटवे के आपके पास कहते हैं, ये कहते हैं कि शैक्षिक परिवर्तन और जो सामाजिक परिवर्तन है ये अंतर आश्रित होते हैं, और अंतर आश्रित तो होते हैं मगर यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि इसमें कौन सा कारण है और ये कौन सा कारण का प्रभाव है। तो ये किसने कहा था, ये आपके पास एजुकेशन से संबंधित सोशल चेंज से संबंधित आपके पास ऑटवे के द्वारा आपके ये कहा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की जब भी बात की जाती है तो इसमें से कौन सा आपके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन जो सी है ये देखने को मॉडर्नाइजेशन का आपके पास नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आपके पास रिलीजियस फेथ ये भी आएगा, पार्टिसिपेशन भी आएगी, मोबिलिटी भी आपके पास देखने को मिलेगा। कौन सा नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन सी आपके नहीं होगा। स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, क्यों है आपके पास ये सोशल इंस्टीट्यूशन, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यू ऑफ आर कल्चर, दे सजेस्ट वे एंड मीन्स ऑफ सोशल प्रोसेस, दे सजेस्ट सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। अब आपने बताना है कि आपके पास ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशंस वैल्यू ऑफ आर कल्चर। यानी कि आपके पास जो है क्या कहेंगे कि मूलतः जो स्कूल सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि आपके पास वे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अनुरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ी में उन्हें संचारित करते हैं। तो आपके पास पहला इसी कारण हम कह सकते हैं कि स्कूल आपके पास क्या है, एक सामाजिक संस्था आपके पास देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज पावरफुल बैरियर्स अगेंस्ट वर्टिकल मोबिलिटी इन इंडिया। तो आपके पास क्वेश्चन आपके पास देख लिया है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जो है ऊर्ध्वी गतिशीलता के विरुद्ध प्रभावशाली अवरोधक है। तो आपने ये बताना है। तो आपके पास कौन सा प्रभावशाली अवरोधक आपके पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बात करें कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन या फिर जॉब्स, कौन सा आपके पास ये भारत में ऊर्ध्वी जो गतिशीलता है, यानी कि आपके पास वर्क इज ए पावरफुल बैरियर अगेंस्ट वर्टिकल मोबिलिटी इन इंडिया। तो आपके पास सबसे जो इसमें कह सकते हैं कि सबसे जो तार्किक लगेगा वो आपके पास फर्स्ट लगेगा, ये कास्ट आपके पास होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास अगला रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो कौन सा आपके पास रक्षात्मक प्रक्रिया इसमें से नहीं है। एसोसिएशन, रिग्रेशन, कंपेंसेशन या फिर आपके पास सब्लिमेशन। तो इसमें से कौन सा आपके पास नहीं होगा। जो आपके पास डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है ये एसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आता। रिग्रेशन, कंपनसेशन आपके पास, सब्लिमेशन, ये सारे आपके पास किस में आएंगे, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आपके पास देखने को मिलते हैं। यानी कि 13 का फर्स्ट आपके पास ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग। तो आपके पास कौन सा एक ऐसा पेयर है जो कि आपके पास इसमें से सही नहीं है। तो इसमें सीधे तौर पर आपको ऐसे भी दिख गया होगा, एसआर थ्योरी, एसआर बॉन्ड बनाने का काम थॉर्नडाइक ने किया था। तो ऑप्शन जो बी है ये इसमें आपके सही नहीं है। द व्यू दैट
एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट वाज एक्सप्रेस्ड बाय। तो अगर हम बात करें इस विचार को कि विकास के किसी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त ये किया था कि आपके पास विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने इसको अभिव्यक्त किया था? तो आप ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, पियाजे आपके पास हो गए, असोबेल आपके पास हो गए, ब्रूनर हो गए आपके पास, गागने आपके पास हो गए। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा सही होगा? ऑप्शन आप देख लीजिए। तो ये किसने कहा था? ब्रूनर ने कहा था कि आपके पास द व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय ब्रूनर। तो ऑप्शन आपके पास सी बिल्कुल सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग? तो कौन सा इसमें से आपके पास सही तौर पर आपके पास ये मिलान किया गया है? जैसे कि आपके पास गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्या ये ब्रूनर से हैं? बिल्कुल नहीं है। क्लासिकल आपके पास गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्या ये कॉलर से हैं? तो ये भी आपके पास यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम देखें, क्लासिकल गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टालवादी विचारधारा से संबंधित आपके पास कॉलर थे, बिल्कुल ठीक थे। क्लासिकल ये सिर्फ शास्त्रीय है, क्लासिकल कंडीशनिंग आपके नहीं है, ये सिर्फ शास्त्रीय के लिए, पुरानी थ्योरीज के लिए गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग आपको यूज़ किया गया की थी। बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही है। तो 16 का हम क्या करेंगे? 16 का इसमें आपके पास बी जो है बिल्कुल करेक्ट पेयर है। बाकी आपके पास देख लीजिए, फील्ड थ्योरी नहीं दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पेवलोव ने नहीं दी है, ये आपके पास गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित ब्रूनर आपके पास थे ही नहीं, ठीक है, बल्कि कोवरेंट डेवलपमेंट से ब्रूनर आपके पास थे। वैसे ही आपके पास बाकी भी आपके पास इसमें पेयर आपके गलत है, बजाय कि आपके पास एच जो बी है आपके पास बी बिल्कुल आपके पास ये ठीक है। आगे चलेंगे। गिव मी अ डजन ऑफ द हेल्दी चिल्ड्रंस, आई कैन मेक देम डॉक्टर्स, जज, मैजिस्ट्रेट, बेगर्स एंड इवन थीव्स। दिस कमेंट वॉज मेड बाय। तो ये एक स्टेटमेंट सीधे है कि मुझे एक दर्जन जो स्वस्थ बच्चे दे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, चाहे उन्हें डॉक्टर बना सकता हूँ, उन्हें जज बना सकता हूँ, मैजिस्ट्रेट बना सकता हूँ, या उन्हें भिखमंगे भी बना सकता हूँ, तो यहाँ तक कि आपके पास चोर भी उनको बना सकता हूँ। ये टिप्पणी जो है एक स्टेटमेंट थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? बड़ी महत्वपूर्ण है और वो काफ़ी बार एग्जाम में आती रहती है। तो जेबी वॉटसन की स्टेटमेंट आपके पास है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा। अ पर्सन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट आर आइडेंटिकल इज द व्यू ऑफ। तो आपके पास 18 की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? अगर हम देखें तो आपके पास किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश अगर समान होते हैं तो ये किसका देखने को मिलेगा? अ पर्सन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट आर आइडेंटिकल इज द व्यू ऑफ, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? ये एसआर एसोसिएशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो सी था, तो यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन सी बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास साहचर्यवादी आपके पास देखने को मिलता है, समानता इनके अंदर देखने को मिलती है, साहचर्य, द एसआर एसोसिएशनिस्ट। आपके पास ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर देख लेना, हिंदी मीडियम वाले अगर आप आंसर देखना, अपने क्वेश्चन देखना चाहें, आंसर मैंने वैसे बता दिया, डिस्कस वैसे कर दिया, हिंदी में साथ साथ मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द ऑड वन। अब इसमें ऑड वन कैसे हम देखेंगे? तो आपके पास ओरिजिनलिटी, पंक्चुअलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर आपके पास फ्लुएंसी, कौन इसमें आपके पास ऑड वन है? तो ओरिजिनलिटी अगर हम देखें, फ्लेक्सिबिलिटी हम देखें और आपके पास फ्लुएंसी हम देखें, तो यानी कि आपके पास मौलिकता, आपके पास लचीलापन, आपके पास धारा प्रविष्टा, ये एक ही आपके पास है। पंक्चुअलिटी आपके पास नहीं है, समय निष्ठा इसमें आपके पास नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही होगा। थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी इनकाउंटर इन लाइफ रेदर देन वर्ड्स वॉज द स्लोगन ऑफ। यानी कि आपके पास शब्दों के बजाय वस्तुएं जैसी हैं और जैसी वे जीवन में समुख्य होती हैं, ये एक नारा था। ये किसका नारा? प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म, आपके पास रियलिस्टिक का था, आइडियलिस्टिक का था, एग्जिस्टेंस, आपके पास किसका देखने के लिए मिलता है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रियलिस्ट की बात करते हैं, ये यथार्थवादी इस तरह की बातें करते हैं कि जो आपके पास शब्दों के बजाय वस्तुएं जैसी है और जैसी वे जीवन में समुख्य हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये नारा दिया था, ये यथार्थवादियों का था। रियलिस्टिक आपके पास देखने को मिलता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बैलेंस करिकुलम इज नॉन एज, यानी कि संतुलित जो पाठ्यक्रम है, किस नाम से इसको जाना जाता है या किस नाम से ये प्रसिद्ध है?
तो अगर हम देखें तो आपके पास बैलेंस जो करिकुलम है वो एक्सपीरियंस करिकुलम के नाम से इसको हम जानते हैं, क्या फिर एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के नाम से इसको जानते हैं, या फिर आपके पास कोर करिकुलम के नाम से इसको जानते हैं। किस तरह से हम इसको संतुलित पाठ्यक्रम को हम जानते हैं या इंटीग्रेटेड करिकुलम के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर आपके बैलेंस करिकुलम की बात की जाए तो इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम भी कहा जाता है, जिसको एकीकृत पाठ्यक्रम आप कहते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके पास सही देखने को मिलता है। अगला आपके पास है ऑल सिस्टम्स ऑफ आइडियाज आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय कंसिक्वेंस इज द कोर ऑफ फिलोसफी ऑफ। तो यहाँ पे यानी कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो आपके पास ये स्टेटमेंट आपके पास सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में आपके पास क्या है, विचारों की समस्त पद्धतियाँ और उनके परिणामों द्वारा जो सत्यापित होता है ये किस दर्शन का मूल है, किस फिलोसफी के अंदर ये देखने को मिलता है। कोर ऑफ द फिलोसफी ऑफ तो आपने बताना है। तो क्या ये आइडियलिज्म करते हैं इस तरह की बातें, या फिर आपके पास कोई और करते हैं, कौन ये बातें करती हैं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके पास रियलिज्म, आपकी यथार्थवाद इस तरह की बातें आपके करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फिलोसफी वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके पास आ गए हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि कमीशन के एग्जाम के लिए भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। पीजीटी की बात करें चाहे टीजीटी की बात करें, कोई भी टीचिंग एग्जाम है, फिलोसफी आपके पास और साइकोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है उस तरह के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आप इसमें देख रहे हो। क्योंकि ये पेपर आपके पास यूजीसी नेट एजुकेशन का पेपर है, तो उससे आपके लिए है कि इससे बाहर आपके पास लेवल आपके आ ही नहीं सकता आपके एग्जाम में। आगे आपके पास है प्री एग्जिस्टेंस वैल्यू आर नॉट एक्सेप्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो यानी कि पूर्व अस्तित्व मूल्यों को किसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। प्री एग्जिस्टेंट वैल्यू आर नॉट एक्सेप्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट, यानी कि आपके पास उपयोगितावादी और आपके पास शरण भूगरवादी, ये आपके पास सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का डी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। द फंडामेंटल नेशनल वैल्यू हैव बीन गिवन इन, यानी कि आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 25 अब देखें, मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है किसके अंदर, क्या संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की धाराओं में, विषयों की सूचियों के इंदराजों में, या फिर उपरोक्त सभी में। द फंडामेंटल नेशनल वैल्यूज हैव बीन गिवन इन, तो किसके अंदर आपके पास नेशनल वैल्यू की बात की गई है, ये देखने को मिलती है आपके पास प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना में हम देखते हैं जिसमें आपके पास मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित आपके किया गया है। तो आपके पास उनके अंदर ये बात की गई है, आप देखना उसको, तो प्रीएम्बल के अंदर आपको ये वर्ड आपको दिख जाएंगे। विच फिलोसफी बिलीव इन द डिलाइटली ऑफ एक्सिस्टेंस प्रकृति एंड सोल, यानी कि आपके पास कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा की देवात्मा में जो है विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 है। यहाँ पर कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा की द्वैतता में विश्वास रखता है। तो आपने दर्शन के बारे में यानी कि फिलोसफी से क्वेश्चन आपके पास है, तो ये सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि आपके माने जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। हु सेड, ये किसने कहा था। आपके पास एक स्टेटमेंट है सीधी, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन कवर्ड बाय अ कर्टन ऑफ इग्नोरेंस। मानव में भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही विद्यमान है, या फिर आपके पास इस तरह से कहेंगे कि आपके पास जो अज्ञानता के पर्दे से आपके ढका हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं मानव में भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही विद्यमान है जो अज्ञान के पर्दे से ढके रहते हैं। ये आपके पास किसने कहा था, क्या ये प्लेटो ने कहा था, महात्मा गांधी ने, टैगोर ने, या फिर रविंद्रनाथ, आपके पास विवेकानंद ने आपके पास कहा था, किसने कहा था। तो ऑप्शन आपके पास डी है, विवेकानंद द्वारा आपके पास कहा गया था कि मानव में भौतिक और आध्यात्मिक विकास पहले से ही विद्यमान है, वो आपके पास क्या है, अज्ञानता के पर्दे से ढका रहता है। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28। डिलिक्वेंसी इज कमिटेड बाय द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ, आपके एज ग्रुप बताना है, यानी किस आयु के बच्चे जो है अपचार करते हैं। अपचार कौन सी आयु के बच्चे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें 8 से लेकर 18 साल के बच्चों के अंदर ये चीज़ें आपके पास देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताना मुझे डिलिक्वेंसी आपके पास ये होता क्या है, ये अपचार होता क्या है। आप में से बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कमेंट सेक्शन में बताना किसी को पता है। अगर नहीं पता होगा तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। The principal function of the NCERT is an extension work with the state education department
सेंटरिंग अराउंड द इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ किसके ऊपर आपके पास, यानी कि एनसीईआरटी का जो मुख्य कार्य है राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिलकर शिक्षा का विस्तार करना, जो कि आपके पास किस स्तर पर केंद्रित है। क्या आपके पास ये हायर एजुकेशन में करेगा सुधार, ये स्कूल एजुकेशन में करेगा, सेकेंडरी में करेगा, या फिर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन किस पर है काम करने के लिए आपके पास बना है। तो ये स्कूल एजुकेशन पर ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही हो जाना था, क्वेश्चन नंबर 29। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि भारतीय शिक्षा के जो है पाठ्यक्रम का निर्माण मुख्यतः प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से, संवैधानिक उपबंध से आपकी ये प्रभावित होता है। तो ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके पास ये सही था। उम्मीद है आपके लेवल से कहीं ऊपर का रहा होगा, अगर ऊपर का रहा है तो इस तरह के पेपर एक दो बार जरूर देख लेना, अगर आप कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्पेशली उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एचपी टेट के लिए साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन, जो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके पास हैं जो एचपी टेट के लेवल के हैं, एक अलग से सीरीज में लेकर आने वाला हूं जल्दी। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके पास क्वेश्चन मुझे लगेगा कि वो आपके पास 100 क्वेश्चन का जो एक अलग से एक वीडियो बनाकर आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। बाकी आप चाहे तो क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए बने रह सकते हैं।